आज की इस न्यू वीडियो में हम साइंस का क्लास 10th का 10 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे जो कि आपके एग्जाम में हर बार पूछा जाता है। तो यह काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो देखिएगा क्वेश्चन एक नंबर पहले क्या कर रहा है। इसमें फिजिक्स केमिस्ट्री बायो तीनों का क्वेश्चन है और 10 क्वेश्चन है लघु उत्तरीय प्रश्न का, जो यह बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो पहला क्वेश्चन क्या है कि प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं, इसके नियमों को लिखें। तो उत्तर क्या है देखिए, जब प्रकाश की किरण किसी चमकीली सतह से टकराती है और टकराने के बाद उसी दिशा में वापस लौट आती है, तो इस तरह वापस लौट आने की घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। यहाँ पे समझिए ठीक से। मान लीजिए यहाँ पे देखिए, एक यह चमकीली सतह है और इस पर प्रकाश की किरण आ रही है और टकरा रही है। टकराने के बाद फिर इसी दिशा में लौट आ रही है, उधर नहीं जा रही है, तो इसी दिशा में लौट आ रही है। तो इस तरह वापस लौटने की जो घटना है, यह प्रकाश का परावर्तन है। तो यह लिख दिया कि प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं। तो यहाँ तक हो गया कि जब प्रकाश की किरण किसी चमकीली सतह से टकराती है और टकराने के बाद उसी दिशा में वापस लौट आती है, तो इस तरह लौट आने की घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अब कह रहा है कि इसके नियमों को लिखे, इसके नियम को लिखे। तो इसके दो नियम है। पहला नियम क्या है, आपतित किरण, यहाँ पे अपवर्तित किरण लिखा गया है, यहाँ पे परावर्तित किरण होगा। यहाँ पे परावर्तित किरण है। अब यहाँ पे देखिए कि आपतित किरण पहला नियम है। इसका पूरा कुल कितना नियम है, दो नियम है। तो पहला नियम है कि आपतित किरण जो है, आपतित किरण परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब एक ही तल में होता है। एक ही तल में मतलब एक ही दिशा में होता है। तो यहाँ पे देखिए कि जैसे यहाँ पे यह एक दर्पण ले लेते हैं और यह, तो देखिए यह दर्पण है, इसका नाम दे देते हैं दर्पण। और यह जो बिंदु है जिस पर आपतित किरण और परावर्तित किरण जिस बिंदु को टच कर रहा है, यह आपतन बिंदु है। क्या है, आपतन बिंदु। आपतन बिंदु है, यह आपतन बिंदु है, यहाँ पर लिख दिए। और देखिए यह आ रहा है जो किरण जो आती है वो आपतित किरण होती है, आपतित किरण। और यह इधर आ रही है टकरा कर, तो वापस आ रही है, तो यह परावर्तित किरण हो जाएगा। तो देखिए आपतित किरण, यह आपतित किरण, परावर्तित किरण, यह परावर्तित किरण है। और आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब, यह आपतन बिंदु है, इस पर डाला गया अभिलंब, यह अभिलंब है। यहाँ पे लिख देते हैं अभिलंब। आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं, मतलब तीनों एक ही दिशा में होते हैं। देखिए इधर दर्पण की इस साइड ही है, उस साइड नहीं है। तो यही है पहला नियम, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब सभी एक ही तल में होते हैं। दूसरा क्या है, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है अभिलंब और आपतित किरण के बीच। यहाँ पे देखिए अभिलंब, यह क्या है, आपतित किरण है और यह क्या है, अभिलंब है। इसके बीच जो कोण बनता है वह आपतन कोण होता है, जिसे कोण आई से निरूपित करते हैं। और जो अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच जो कोण बनता है, क्या, अभिलंब और परावर्तित किरण, इसके बीच जो कोण बनता है उसे कोण आर, इसका मतलब परावर्तन कोण कहते हैं। तो आपतन कोण जो होता है परावर्तन कोण के बराबर होता है, यह दूसरा नियम है। अर्थात क्या होता है, कोण आई बराबर कोण आर। अब यहाँ पे चित्र समझ लीजिए पूरा अच्छा से। देखिए पहले क्या है, एक दर्पण लिए हैं, यह दर्पण लिख दिए। और यह जो बिंदु है जिस पर आपतित किरण और परावर्तित किरण जिस दर्पण के जिस बिंदु पर टकराती है उसे आपतन बिंदु कहते हैं। तो यह दर्पण के जिस बिंदु पर टकरा रही है उसे आपतन बिंदु कहेंगे। और यह किरण जो आ रही है आपतित किरण है और यह टकराने के बाद वापस लौट रही है, यह परावर्तित किरण है। और आपतन बिंदु पर एक अभिलंब डाला गया है, यहाँ पे लिख देते हैं अभिलंब, यह अभिलंब है। तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बन रहा है वह कोण आई है, इसका मतलब आपतन कोण है। और जो अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच जो कोण बन रहा है कोण आर, इसका मतलब परावर्तन कोण है। तो पहला नियम क्या था कि आपतित किरण तथा आपतित किरण परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब सभी एक ही तल में होते हैं। और दूसरा नियम, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। यह कभी कभी चित्र आरेख द्वारा भी समझाइए पूछ देता है 2 नंबर में, तो यह चित्र बनाना पड़ता है। नहीं तो चित्र नहीं पूछेगा तो आप लोग इतना भी लिखिएगा तो 2 नंबर मिल जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन क्या है देखते हैं। यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन 2 नंबर क्वेश्चन है कि वास्तविक तथा आभासी प्रतिबिंब अंतर। वास्तविक मतलब रियल और काल्पनिक, आभासी मतलब काल्पनिक भी होता है। तो वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब में अंतर बताना है। तो सबसे पहले लिखेंगे कि वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब में निम्नलिखित अंतर है। सबसे पहला क्या है, वास्तविक प्रतिबिंब के लिए, वास्तविक प्रतिबिंब में सबसे पहले लिखेंगे कि वास्तविक प्रतिबिंब जो होता है हमेशा क्या होता है, उल्टा,
यह जो प्रतिबिंब होता है यह हमेशा कैसा बनेगा, जैसे यहाँ पे मान लीजिए यह दर्पण है और यहाँ से समांतर अक्ष के यहाँ पे समझिए यह एक दर्पण है और यह प्रधान अक्ष के समांतर कोई किरण जाती है तो टकराने के बाद लौट आती है फोकस से, तो यह जो यहाँ वस्तु ऊपर रखा जाएगा, यह प्रधान अक्ष के ऊपर रखा जाएगा तो इसका प्रतिबिंब जो बनेगा नीचा बनेगा, किसमें, तो वास्तविक प्रतिबिंब में। तो वास्तविक प्रतिबिंब जो होता है हमेशा क्या होता है, उल्टा होता है। वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा होता है। और आभासी को ही बोलते हैं काल्पनिक। कभी कभी आभासी की जगह पर काल्पनिक लिख देगा तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा क्या होता है, सीधा होता है। वास्तविक प्रतिबिंब कैसा होता है, उल्टा। यहाँ पे देखिए उल्टा, और यहाँ पर क्या होता है, काल्पनिक सीधा। काल्पनिक चीज जितना भी कल्पना करते हैं वह सीधा होती है और वास्तविक चीज हमेशा उल्टा। अगला पॉइंट क्या है, यहाँ पे देखिए 2 नंबर में कि यह हमेशा, यह मतलब यह प्रतिबिंब, वास्तविक प्रतिबिंब के लिए बात हो रहा है, तो यह प्रतिबिंब जो है हमेशा दर्पण के आगे बनता है। वास्तविक प्रतिबिंब यहाँ पे देखिए यह जो बनता है यह एक दर्पण है। यहाँ पे समझिए ठीक से, यह दर्पण है तो दर्पण के इस वाले भाग को, इधर वाले भाग को पीछे कहेंगे और इधर वाले भाग को सामने, इसका मतलब आगे कहेंगे। तो कभी भी आप लोग पढ़े होंगे कि प्रधान अक्ष के समांतर कोई किरण जाती है तो वो फोकस से होकर आती है और यहाँ 6 प्रकार का स्थिति होता है। तो 6 स्थिति में एक जो स्थिति होता है वो काल्पनिक होता है और 5 जो होता है क्या होता है, वो वास्तविक होता है। तो अधिकांश जो प्रतिबिंब बनता है वह वास्तविक बनता है। तो इसमें क्या लिखेंगे, वास्तविक का मतलब सामने, आगे। तो यह जो वास्तविक प्रतिबिंब होता है आगे बनता है और यह प्रतिबिंब मतलब काल्पनिक प्रतिबिंब, आभासी प्रतिबिंब दर्पण के पीछे, एक जो स्थिति आता है कि दर्पण के पीछे इस तरह बनता है, वो वाला होता है काल्पनिक प्रतिबिंब, इसका मतलब आभासी प्रतिबिंब। तो जो वास्तविक प्रतिबिंब होता है हमेशा दर्पण के आगे और काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा दर्पण के पीछे होता है। अब अगला पॉइंट क्या है कि इसे पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। इसका मतलब वास्तविक प्रतिबिंब को जो है पर्दा पर प्राप्त किया जा सकता है और काल्पनिक प्रतिबिंब मतलब आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। यहाँ तक समझ लिए। तो इसका 2 नंबर में पूछा जाता है, तो इतना ही आंसर लिखने से पूरा 2 नंबर मिल जाएगा। तो इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर आगे का क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए कि हम वाहनों में उत्तल दर्पण को पश्च दृश्य दर्पण के रूप में वरीयता देते हैं, क्यों? मतलब कि हम दर्पण में पीछे का दृश्य जो देखने के लिए दर्पण का उपयोग करते हैं, किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब मतलब देखने के लिए, प्रतिबिंब देखने के लिए जो दर्पण का उपयोग करते हैं वह उत्तल दर्पण का पश्च दृश्य देखने के लिए करते हैं, क्यों? तो इसका आंसर होगा कि हम वाहनों में उत्तल दर्पण को पश्च दृश्य दर्पण के रूप में वरीयता देते हैं, क्योंकि यह दर्पण किसी भी वस्तु का सदैव सीधा प्रतिबिंब बनाता है। उत्तल दर्पण का बात हो रहा है, तो उत्तल दर्पण किसी भी वस्तु का कैसा प्रतिबिंब बनाता है, तो सीधा प्रतिबिंब बनाता है। सबसे पहला कारण यह है कि वरीयता देने का, क्योंकि सीधा। और दूसरा क्या है कि और इसका दृश्य क्षेत्र भी बहुत बड़ा होता है, मतलब इसका देखने वाला क्षेत्र भी बहुत बड़ा होता है, जिसके कारण इस छोटे से दर्पण में अधिक से अधिक वस्तु दिखाई पड़ती है। मतलब उत्तल दर्पण का जो होता है पहला कारण कि इसका यह हमेशा प्रतिबिंब, वस्तु का प्रतिबिंब सीधा बनाता है, और दूसरा कारण कि इसका दृश्य क्षेत्र भी बहुत बड़ा होता है, जिसके कारण हमें छोटा सा दर्पण में अधिक से अधिक वस्तुएं दिखाई पड़ती है। तो इसका आंसर यही होगा कि हम वाहनों में उत्तल दर्पण को पश्च दृश्य दर्पण के रूप में वरीयता देते हैं, क्योंकि यह दर्पण के किसी भी वस्तु का, दर्पण में किसी भी वस्तु का कैसा प्रतिबिंब, तो सीधा प्रतिबिंब बनाता है, और इसका दृश्य क्षेत्र भी बहुत बड़ा होता है, जिसके कारण इस छोटे से दर्पण में अधिक से अधिक वस्तुएं दिखाई पड़ती है। इतना 2 नंबर में काफ़ी है, आप लोग लिख दीजिएगा याद कर कर, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन क्या है यहाँ पे देखिए, अगला क्वेश्चन है 4 नंबर हमारा कि गोलीय दर्पण द्वारा परावर्तन के लिए नई कार्तीय चिन्ह परिपाटी दर्शाएं। कह रहा है कि गोलीय दर्पण द्वारा परावर्तन के लिए नई कार्तीय चिन्ह परिपाटी को दर्शाएं। यह तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके 2024 के एग्जाम के लिए। तो यह इसका आंसर होगा कि गोलीय दर्पण द्वारा परावर्तन के लिए नई कार्तीय चिन्ह परिपाटी, मतलब यहाँ तक जिस तरह है क्वेश्चन में वहीं तक लिख दिए हैं। देखिए यहाँ पे गोलीय दर्पण द्वारा परिवर्तन के लिए नई कार्तीय चिन्ह परिपाटी, यहाँ तक परिपाटी तक लिख देंगे। इस प्रकार है, मतलब नीचे है, इस प्रकार है। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले हम यहाँ पे एक चित्र बना लिए हैं। यह क्या है, चित्र है, चिन्ह, नई चिन्ह परिपाटी का चिन्ह कार्तीय बना लिए हैं, कार्तीय चिन्ह परिपाटी। तो इसमें देखिए कार्तीय चिन्ह परिपाटी में क्या होता है कि जितना भी दूरी होता है
वह ध्रुव यह ध्रुव से मापी जाती है। और यह क्या है, मूल बिंदु है। यहाँ से मूल बिंदु का अगर ऊपर जाएंगे, लंबवत जाएंगे, तो कैसा प्रतिबिंब बनता है, पॉजिटिव। मतलब ऊपर का जो भाग होता है वो पॉजिटिव होता है और नीचे वाला भाग निगेटिव। और इधर भी दर्पण के जो बाएं साइड वाला होता है, यह बाएं साइड वाला भाग है, बाएं साइड वाला मापी गई दूरी जो होती है वो निगेटिव ली जाती है। और दर्पण के दाएं साइड वाला जो होती है इधर वाला, वह धनात्मक ली जाती है। तो यहाँ पे अब इसका आंसर लिखेंगे। यह चित्र समझ लीजिएगा तो इसका आंसर काफ़ी आसानी से दिया जा सकता है। सबसे पहले हम लिखे हैं इसी चित्र के माध्यम से, इसमें वस्तु को सदैव दर्पण के बाईं ओर रखा जाता है। पहले तो आप लोग को इतना मालूम होगा कि अगर इसमें 6 स्थिति होता है तो वस्तु को कहाँ रखा जाता है, दर्पण के बाईं ओर रखा जाता है, दाईं ओर नहीं रखा जाता है। तो इसका मतलब इधर ही रखा जाता है। तो यही लिखे हैं सबसे पहले कि इसमें वस्तु को सदैव दर्पण के बाईं ओर रखा जाता है, पहला लिख दिए। अब दूसरा पॉइंट क्या है कि मूल बिंदु, मतलब यहाँ पे मूल बिंदु है, मूल बिंदु के दाईं ओर, मूल बिंदु के दाईं ओर मतलब इस साइड, मूल बिंदु के दाईं ओर की दूरियां धनात्मक ली जाती है। मूल बिंदु की दाईं ओर की दूरी कैसी ली जाती है, यहाँ पे देखिए मूल बिंदु है और इस साइड का जो दूरी है वह धनात्मक लिया है यहाँ पे, तो धनात्मक ली जाती है। तथा बाईं ओर की दूरियां, मतलब मूल बिंदु से बाईं ओर की दूरी, यह मूल बिंदु से बाईं ओर की दूरी कैसी ली गई है, यहाँ पे निगेटिव ली गई है। इसकी मतलब मूल बिंदु से बाईं ओर की दूरी जो है ऋणात्मक ली जाती है। यह हो गया पॉइंट। अब तीसरा पॉइंट क्या है, मुख्य अक्ष के लंबवत, मतलब यहाँ पे मुख्य अक्ष के जो ऊपर जा रहा है उसके लंबवत, यह वाला तीर दिखा रहा है जो ऊपर की तरह, वह लंबवत है। तो यहाँ पे लिखा गया है कि मुख्य अक्ष के लंबवत ऊपर की ओर, ऊपर की ओर मापी जाने वाली दूरी है, ऊपर की ओर जो मापा जाएगा दूरी वह कैसा है, यहाँ पे तीर मारे हैं देखिए, यह कैसा लिया गया है, पॉजिटिव। तो इसका मतलब मापी जाने वाली दूरियां धनात्मक, तथा नीचे मापी जाने वाली, इसका मतलब इस तरह यदि नीचे है तो नीचे मापे जाने वाली दूरियां क्या है, यहाँ पे देखिए नीचे मापी जाने वाली दूरियां जो है ऋणात्मक। तो वो पूरा हो जाएगा कि मुख्य अक्ष के लंबवत ऊपर की दूरी जो होती है मापी जाने वाली दूरियां वह धनात्मक ली जाती है, तथा नीचे मापी जाने वाली दूरियां ऋणात्मक ली जाती है। इसका आंसर यहाँ तक हो गया। तो आप लोग इसे अच्छा से याद कर लीजिएगा क्योंकि यह ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। ऐसे सब क्वेश्चन ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब यहाँ पे केमिस्ट्री का स्टार्ट होता है, केमिस्ट्री का स्टार्ट होता है। पहला क्वेश्चन देखिए क्या है, वियोजन अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं। तो ये तो काफ़ी ज़्यादा इजी प्रश्न है, फिर भी यह बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। वियोजन अभिक्रिया क्या है, यहाँ पे समझ लीजिए। जैसे कि यह एक 12 पदार्थ ले लेते हैं और इसको 2 भागों में तोड़ देते हैं, एक छोटा भाग एक छोटा भाग। जब यह एक 12, यहाँ पे एक 12 पदार्थ ले लिए और यह जब 2 छोटे-छोटे टुकड़ों में यहाँ पे बँट रहा है, देखिए एक 12 भाग था और यह एक छोटा टुकड़ा और एक छोटा टुकड़ा, 2 छोटे टुकड़ों में बँट गया, इसका मतलब टूट गया, तो वियोजन हो गया। वियोजन का मतलब टूटना। तो यह 12 पदार्थ था और 2 टुकड़ों में टूट गया, इसका मतलब वियोजन हो गया। तो इसका परिभाषा क्या लिखेंगे, ध्यान से देखिएगा। जब एक 12 पदार्थ टूटकर 2 या 2 से अधिक टुकड़ों में विभाजित हो जाता है, उसे वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। आप लोग समझ लिए, जब एक 12 पदार्थ होता है और वह टूट कर 2 या 2 से अधिक टुकड़ों में विभाजित हो जाता है, उसे ही कहते हैं वियोजन अभिक्रिया। उदाहरण देने के लिए बोल रहा है, एक उदाहरण देकर समझाएं। तो उदाहरण क्या है हमारा, CaCO3, मतलब कैल्शियम कार्बोनेट है। तो यह कैल्शियम ऑक्साइड में टूट रहा है, यह कैल्शियम ऑक्साइड में टूट रहा है और यह कार्बन डाइऑक्साइड में। तो इसका यह उदाहरण हो गया CaCO3। यह टूटेगा CaO मतलब कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड में। अब आगे का क्वेश्चन देखेंगे। अब अगला क्वेश्चन है कि विस्थापन अभिक्रिया क्या है, उदाहरण देकर समझाइए। विस्थापन को प्रतिस्थापन भी बोलते हैं। तो कभी कभी सिर्फ लिखेगा कि प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्या है और कभी कभी लिखेगा विस्थापन अभिक्रिया क्या है, तो दोनों एक ही हैं। तो यह भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इजी भी है, तो आसानी से आप लोग समझ लीजिएगा। तो आइए एक बार हम समझा देते हैं कि पहले परिभाषा क्या है कि जब कोई अधिक अभिक्रियाशील तत्व कम अभिक्रियाशील तत्व को हटाकर उसके स्थान, उसके जगह या स्थान पर खुद ही बैठ जाता है, मतलब खुद ही बैठ जाता है, तो उसे विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। इसका मतलब क्या है कि अगर कोई अधिक अभिक्रियाशील तत्व है और वह कम अभिक्रियाशील तत्व को हटाकर विस्थापित कर देता है, उसके
स्थान पर बढ़ जाता है विस्थापित कर तो उससे कहेंगे प्रतिस्थापन मतलब विस्थापन अभिक्रिया, क्योंकि वह विस्थापित करके उसका जगह खुद धारण कर रहा है। तो यही परिभाषा था कि जब कोई अधिक अभिक्रियाशील कम अभिक्रियाशील तत्वों को हटाकर उसके जगह पर खुद ही बैठ जाता है तो उसे विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। काफ़ी ज़्यादा आसान परिभाषा है, आप लोग याद कर लीजिएगा। उदाहरण कर रहा है देने के लिए, तो उदाहरण हमारा क्या है, जैसे कि जेड है जिंक, जेड है प्लस H2SO4 मतलब कि सल्फ्यूरिक अम्ल, यहाँ पे H2SO4 मतलब है सल्फ्यूरिक अम्ल है। अब यहाँ पे यह टूट रहा है जिंक सल्फेट में और प्लस H2 हाइड्रोजन। यहाँ पे देखिए यह जो है जेड है यह हाइड्रोजन से अधिक क्रियाशील तत्व है। जो जिंक है वह हाइड्रोजन से अधिक क्रियाशील तत्व है। तो हाइड्रोजन को यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन को हटा दे रहा है, यहाँ ढकेल दे रहा है और यहाँ पे SO4 के साथ हाइड्रोजन था तो SO4 के साथ हाइड्रोजन को हटा दिया और इसके जगह पर आकर बैठ गया। देखिए SO4 के साथ अब Zn है और H2 को हटा दिया है, तो यही है, इसको विस्थापित कर दिया हाइड्रोजन को और उसके जगह पर खुद बैठ गया। अब अगला क्वेश्चन क्या है, आइए देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि ऊष्माक्षेपी एवं ऊष्माशोषी अभिक्रिया का क्या अर्थ है, उदाहरण दें। ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप लोग ध्यान से समझिएगा। तो आइए क्वेश्चन को समझते हैं क्या कर रहा है कि ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया वैसी अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का उत्सर्जन होता है। ऊष्मा का क्या होता है, उत्सर्जन होता है। उस उत्सर्जन मतलब निकलता है, बाहर निकलता है, तो उसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। जिसमें ऊष्मा का उत्सर्जन होगा क्या कहेंगे, उसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। ऑब्जेक्टिव भी पूछेगा, वैसे अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का उत्सर्जन होता है उसे क्या कहेंगे, तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहेंगे। इसका उदाहरण देने के लिए बोल रहा है, यहाँ पे देखिए कह रहा है कि इसका अर्थ क्या है, उदाहरण दें। तो ऊष्माक्षेपी के लिए यहाँ पे उदाहरण है, देखिए कि हाइड्रोजन यहाँ पे H2 है प्लस O2। हाइड्रोजन जो है ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर कर क्या बना रहा है, जल बना रहा है H2O, और इसको संतुलित किया है तो यहाँ पे 2 लगा दिए और यहाँ पे भी 2 लगा दिए तो 70 बराबर हो गया है। और यह ऊष्मा का उत्सर्जन हो रहा है, ऊष्मा मतलब ऊर्जा का उत्सर्जन, तो ऊर्जा बाहर निकल रहा है। कितना ऊर्जा, 572.4 किलो जूल प्रति मोल, यही कर रहा है बाहर। यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अभिक्रिया से क्या बन रहा है, H2O, और इसमें ऊष्मा का क्या हो रहा है, ऊष्मा का जो हो रहा है उत्सर्जन हो रहा है, मतलब इतना ऊष्मा बाहर निकल जा रहा है। अब आगे चलेंगे, यह उदाहरण काफ़ी छोटा था, आप लोग याद कर लीजिएगा, इसका उदाहरण बहुत बड़ा बड़ा देता है। अब यहाँ पे ऊष्माशोषी अभिक्रिया को देखेंगे कि वैसी अभिक्रिया है जिसमें ऊष्मा का शोषण होता है। शोषी मतलब शोषण, शोषी मतलब शोषण। वैसी अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का शोषण होता है उसे ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। काफ़ी आसान है, उदाहरण देने के लिए बोल रहा है, तो उदाहरण यहाँ पे देखिए सी है। सी मतलब कार्बन प्लस H2O, कार्बन और जल मिलकर क्या बना रहा है, कार्बन मोनोडाइऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन। और इसमें ऊष्मा का क्या हो रहा है, इसमें ऊष्मा का शोषण हो रहा है, मतलब ऊष्मा निकल नहीं रहा है, जुट रहा है। तो यहाँ पे कितना ऊष्मा, 131.4 किलो जूल प्रति मोल। देखिए यहाँ पे माइनस में क्यों लिखे हैं ऊर्जा को, क्योंकि इधर आएगा तो प्लस में होगा, और प्लस में इधर क्यों होगा, क्योंकि इसमें ऊष्मा का शोषण होगा, मतलब जुटेगा, और तो इसीलिए इधर माइनस में लिखे हैं, तो इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, तो इसका मतलब जुट रहा है। तो यह अभिक्रिया है, इसका याद कर लीजिएगा। अब अगला क्वेश्चन क्या है, 7 तक क्वेश्चन हम लोग देख चुके हैं, अब 8 नंबर बायोलॉजी स्टार्ट होता है, बायोलॉजी का क्वेश्चन। अब यहाँ पे देखिए 8वां क्वेश्चन क्या है, मछली, मच्छर, केंचुआ और मनुष्य के मुख्य श्वसन अंगों का नाम लिखे। तो आप लोग अगर तैयारी करते होंगे तो यह बहुत इजी लग रहा होगा क्वेश्चन, और नहीं तो आप लोग देखिए क्वेश्चन क्या हम आंसर बता रहे हैं। मछली, मच्छर, केंचुआ और मनुष्य के श्वसन अंगों, मछली, मच्छर, केंचुआ और मनुष्य के श्वसन अंगों के नाम निम्न है, मतलब नीचे है। यह काफ़ी आसान है। मछली का जो इसमें सिर्फ श्वसन अंग लिख देना है, 4 ठो दिया है और चारों का श्वसन अंग लिख देना। मछली का श्वसन अंग क्या होता है, गिल्स। मछली किससे सांस लेता है, गिल्स से। और मच्छर किससे, ट्रेकिया से। जितने में कीड़े मकोड़े होते हैं वो ट्रेकिया से लेते हैं। और यहाँ पे देखिए केचुआ, केचुआ क्या है, केचुआ किससे लेता है, त्वचा से लेता है। केचुआ श्वसन कहाँ से लेता है, त्वचा से। और मनुष्य जो होता है वह श्वसन कहाँ से लेता है,
वह श्वसन फेफड़ा से लेता है। तो लिख देंगे कि मच्छर, मछली, केंचुआ और मनुष्य के श्वसन अंग निम्न है के नाम निम्न है। तो यहाँ पे लिख देंगे मछली, चारों लिख दिए। मछली का गिल्स है, मच्छर का ट्रेकिया है, केंचुआ का त्वचा है, मनुष्य का फेफड़ा है। इसका आंसर हो गया। और यह भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम में, इस बार भी पूछा गया था, अब चांस है कि 2024 में भी पूछेगा। अगला क्वेश्चन क्या है, 9 नंबर क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण क्या है? इसका रासायनिक समीकरण लिखे। यह 2 नंबर में पूछता है और 5 नंबर में पूछेगा। तो प्रकाश संश्लेषण क्या है, सचित्र वर्णन करे। या पूछेगा कि प्रकाश संश्लेषण क्या है, उसका चित्र सहित व्याख्या करे। यह 5 नंबर में पूछेगा। लेकिन प्रकाश संश्लेषण क्या है, इसका समीकरण लिखे, तो यह सिर्फ 2 नंबर में पूछेगा। क्वेश्चन क्या था, प्रकाश संश्लेषण क्या है, इसका रासायनिक समीकरण लिखे। तो 9 नंबर क्वेश्चन था, तो 9 का उत्तर यहाँ पे है। देखिए उसका उत्तर क्या है, जब पेड़ पौधा सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में जिस मूलभूत प्रक्रिया द्वारा अपना भोजन को तैयार करते हैं, उस मूलभूत प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। उस मूलभूत प्रक्रिया को क्या कहते हैं, प्रकाश संश्लेषण। तो इसका परिभाषा हो गया। अब इसका समीकरण क्या है, यहाँ पे समीकरण C6CO2 प्लस 6H2O। और यह सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में भोजन बनाएगा, तो यह सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति दर्शा दिया और यह पर्णहरित है। अब यहाँ पे ग्लूकोज है, यह ग्लूकोज का सूत्र C6H12O6 प्लस 6CO2, यह समीकरण हो गया। तो आप लोग इसको याद कर लीजिएगा। पहले एक बार और परिभाषा समझ लीजिए। अगर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हमेशा जो होती है प्रकाश की उपस्थिति में होती है, इसीलिए प्रकाश संश्लेषण दिन में हो सकता है, रात में नहीं, क्योंकि रात में तो सूर्य नहीं होता है। तो वही लिखे हैं कि जब पेड़ पौधा सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, मतलब सूर्य की उपस्थिति में जिस मूलभूत प्रक्रिया द्वारा अपना भोजन को तैयार करते हैं, उस मूलभूत प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। यह बहुत आसान परिभाषा है, याद कर लीजिएगा। और यह बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 1 का है। तो अब अगला क्वेश्चन को देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है, 10 नंबर है, बायोलॉजी का लास्ट प्रश्न। सजीव के मुख्य 4 लक्षण को लिखे। तो सजीव के मुख्य 4 लक्षण पूछ रहा है, तो लिखेंगे कि सजीव के मुख्य 4 लक्षण निम्नलिखित हैं। सबसे पहला लक्षण क्या है, सजीव मतलब सजीव होने का शर्त है कि गति उसमें होना चाहिए। अगर गति मतलब चलना फिरना घूमना, यह होना चाहिए, नहीं तो वह सजीव नहीं होगा। तो सबसे पहला है गति होना चाहिए सजीव का मुख्य लक्षण में। दूसरा हमारा क्या है, पोषण। पोषण मतलब उसमें पोषण की क्रिया होनी चाहिए, मतलब भोजन ओजन ग्रहण करना चाहिए, तो वह दूसरा क्रिया है। तीसरा क्या है हमारा, तीसरा है श्वसन। श्वसन मतलब सांस लेने की क्रिया। सांस लेने की क्रिया होना चाहिए, जैसे हम लोग मनुष्य में सांस नहीं लेंगे तो मर जाएंगे, तो यह सजीव का लक्षण है, मुख्य लक्षण। और चौथा क्या है, उत्सर्जन, मतलब जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं शरीर में, उसको बाहर निकालने के लिए, जैसे मल मूत्र को बाहर निकालने के लिए होना चाहिए यह सभी क्रिया, उत्सर्जन, इसको कहते हैं उत्सर्जन। शरीर से अपशिष्ट पदार्थ को बाहर निकालना ही उत्सर्जन कहलाता है। तो पहला क्या है, गति, दूसरा पोषण, तीसरा श्वसन, चौथा उत्सर्जन। यह आज का 10 प्रश्न था, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। तो आप उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा होगा और समझ में आया होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, और यह इससे आप तैयारी कर सकते हैं अपना। ऐसे ही और आगे वीडियो मिलती रहेगी, तो आप लोग चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा।